बच्चों, हम जीवन में बहुत से काम करते हैं। कुछ ऐसे जो हमारे या दूसरों के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना काम चल नहीं सकता। कुछ ऐसे जो हमारी रुचि का क्षेत्र होते हैं, जिनको करके हमें आनंद आता है, हमें बड़ी तृप्ति का एहसास होता है। इन दोनों तरह के कामों में संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम केवल अपने लिए ही काम करते रहें, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ही प्रयास करते रहें, या फिर केवल अपने शौक ही पूरे करते रहें, तो ये काफ़ी नहीं है। इनके साथ साथ हमें दूसरों के लिए, सभी के सुख दुख के लिए भी सोचना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसमें आप देखेंगे कि असली सुख कब मिलता है। तब जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, या तब जब हम अपने साथ साथ सबके हित के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। पाठ का नाम है दो कलाकार। मेरे साथ साथ आप सबने पढ़ना है बोल बोल कर। ए रोनी उठ, और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। तो चित्र किसका था? किसने बनाया था चित्र? चित्रा ने। और उसकी सहेली का क्या नाम था? अरुणा। तो चित्रा ने जब चित्र पूरा कर लिया तो उसने अपनी सहेली अरुणा को उठाया और उसे अपने चित्र के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। वो जानना चाहती थी कि उसे वो चित्र कैसा लगता है, पर अरुणा को कुछ समझ नहीं आया कि उसने उस चित्र में क्या दिखाने की कोशिश की है। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं, यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझें उल्लू। तस्वीर पर आंखें गढ़ाते हुए बोली, किसी तरह से नहीं समझ पा रही हूँ कि यह 84 लाख योनियों में से आखिर किस जीव की तस्वीर है। तो इस बात से क्या पता चल रहा है कि चित्रा तो चित्र बनाने की बहुत शौकीन थी, लेकिन अरुणा, उसकी जो सहेली थी, उसको शायद तस्वीरों में, चित्रों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। तो इसीलिए वो उसके चित्र का मजाक बना रही थी। पर दोनों क्योंकि अच्छी सहेलियां थी, इसीलिए चित्रा को ये सब बुरा नहीं लग रहा था। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोच कर बता कि यह किसका प्रतीक है। प्रतीक मतलब निशानी। चित्रा फिर भी अरुणा को कहती रही कि जरा ध्यान से चित्र को देख और समझने की कोशिश कर कि इस चित्र में मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है। तेरी बेवकूफी का आई है बड़ी प्रतीक वाली। तो अरुणा ने मजाक में कहा कि ये प्रतीक जो है, ये निशानी, तेरा चित्र, ये तेरी बेवकूफी को दर्शा रहा है सिर्फ। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी? कंफ्यूजन मतलब दुविधा की। हर तरफ हर कोई दुविधा में है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, सब भाग दौड़ रहे हैं। तो चित्रा ने अपने उस चित्र में यही दिखाने की कोशिश की थी। मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई।
लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। कौन थे वो बच्चे? चलो अब आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने आप को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। तो ये सब अरुणा और चित्रा के बीच में बातचीत हो रही है और जिसने चित्र बनाया था उसका नाम है चित्रा और जो बच्चे पढ़ने आए थे, किससे पढ़ने आए थे? अरुणा से। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आईं, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहां कहां भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले, मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का पत्र आया है। लिखा है, जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। अरुणा की यह योजना थी कि वह पढ़ाई खत्म करने के बाद विदेश चली जाएगी और उसके पिताजी ने इस बात के लिए स्वीकृति दे दी थी। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलियों में डूबी रहती है। तूली मतलब ब्रश, पेंटिंग ब्रश, जिससे पेंटिंग करते हैं, ब्रश को तूली का कहते हैं। तो आपने ये समझ में आ रहा होगा आपको कि चित्रा और अरुणा दो बहुत अच्छी सहेलियां तो हैं, पर दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है। चित्रा को तस्वीरें बनाने का, चित्र बनाने का बेहद शौक है और दूसरी तरफ अरुणा को चित्रों से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, तस्वीरें उसे भाती नहीं है। वो समाज की सेवा करना चाहती है, लोगों के काम आना चाहती है। तो वो अरुणा को यही कह रही है कि वो तो सारे दिन रात अपने चित्रकारी में लगी रहती है, ना उसे समाज से मतलब है, ना लोगों के सुख दुख से। तो उसके हिसाब से ऐसी चित्रकला बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं है तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। तो चित्रा ने उसे ये कहा कि तेरे पिता इतने धनी हैं, तुम्हारे पास साधनों की, पैसे की कोई कमी नहीं है, तो क्यों ना तू उस पैसे का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में लगाए। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार वर्षा किसे कहते हैं? जब बहुत तेज बारिश हो रही हो लगातार, जो कि रुकने का नाम ना ले रही हो, उसे कहते हैं मूसलाधार वर्षा। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी।
एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, अरे तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। यानी कि अरुणा तो लोगों की मदद के लिए इधर से उधर घूमती रहती थी, भटकती रहती थी, लेकिन चित्रा को उसका ये सब काम बिल्कुल बेकार लगता था। उसे लगता था कि ना तो अरुणा पढ़ाई में ध्यान देती है, ना अपने बारे में कुछ सोचती है, बस सारा दिन लोगों की मदद करने के लिए इधर उधर भागती दौड़ती रहती है। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल आ रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। क्यों ऐसा हो गया था? क्योंकि अरुणा जहां गई थी वहां वो बाढ़ पीड़ितों की सेवा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए गई थी, और वहां उसे कितना कुछ सहना पड़ा होगा, कैसे कैसे हालातों में उसने वो 15 दिन काटे होंगे, बिताए होंगे, तो जिस वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। यानी उसे लगा कि जिनकी वो मदद करके लौटी है, जिन दृश्यों को, जिन लोगों का रोना धोना, उनकी विवशता वो अपनी आंखों से देखकर आई है, यहाँ चित्रा बैठकर उनकी तस्वीरें बना रही है, तो ये बातें उसको थोड़ी अटपटी लगी। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में से झलका पड़ रहा था। सच कह रही है? तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल ही गई थी कि कभी हमें अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। यानी चित्रा का कोई जवाब नहीं आया और वो उदास होकर ये सोचने लगी कि जब चित्रा चली जाएगी तो मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। यानी कि सबको उनकी इतनी अच्छी दोस्ती देखकर जलन होती थी। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी हड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा, सुने तो। 2-3 कंठ एक साथ बोले। मतलब वहां पर जितनी भी सहेलियां थी सबने पूछा कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, 5 बजे तुम्हें निकलना है, कैसे करोगी ये सब इतनी जल्दी। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठा करती थी। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से लिपटकर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल से फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था।
बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई, सो नहीं आई। यानी जब चित्रा के जाने का समय हो गया, तब अरुणा न जाने कहाँ चली गई। बहुत इंतजार किया, पर उसे 5 बजे की गाड़ी थी तो उसे जाना ही पड़ा और वो चली गई, और जाते हुए उसकी मुलाकात भी अरुणा से नहीं हो पाई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। शोहरत मतलब प्रसिद्धि, उसको बहुत प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि के उस ऊंची शिखर पर बैठकर अपना अतीत वो भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। मतलब पहले साल तो चित्रा और अरुणा की पत्रों के माध्यम से बातचीत होती रहती थी। फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। विराट मतलब बहुत बड़ा। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया। तो चित्रा कितने समय बाद लौटी विदेश से? 3 साल के बाद। और इस समय तक वो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। विदेश में भी उसने खूब नाम कमाया, पैसा कमाया, और जब वो भारत लौट कर आई तो उसके चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसके उद्घाटन के लिए उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये किसके बच्चे हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। तो जब चित्रा के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई, वहां बहुत भीड़ एकत्रित हुई, बहुत से लोग आए। वहीं पर अरुणा भी आई थी। अरुणा को तो चित्रों से कोई लगाव नहीं था, चित्रों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो चित्रा ने कहा कि तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें चित्रों में कब से दिलचस्पी हुई? तो उसने कहा, मैं चित्रों को नहीं बल्कि अपनी सहेली चित्रा से मिलने आई हूँ। और उसके साथ 2 बच्चे खड़े थे। तो चित्रा ने पूछा, ये बच्चे किसके हैं? मेरे बच्चे हैं, और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर, मतलब हैरान होकर, कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाले तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई हैं, देखती नहीं, मरी पड़ी हैं, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। यानी वो दोनों बच्चे उस चित्र को देखकर उसके बारे में बात करने लगे।
ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। मतलब वो बच्ची उस चित्र को देखकर दुखी हो रही थी और वो सोच रही थी कि क्या सचमुच ये बच्चे होंगे कभी जो इस तरह से अपनी मरी हुई माँ से लिपटकर रो रहे थे। अरे सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उन तस्वीरों को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा था। यानी वो सह नहीं पा रहे थे, इतना दुख हो रहा था उन्हें उस चित्र को देखकर। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए, मतलब वहां से चले गए अपने पिता के साथ। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए, उसने पूछा, सच सच बता रोनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दो बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। अर्थात जिस करुण दृश्य की तस्वीर बनाकर चित्रा ने इतनी प्रसिद्धि पाई, अरुणा ने उसी करुणा को अपने हृदय से लगाया, उन बच्चों को गोद लिया और उनकी मां बनकर रहने लगी थी। तो कितना अंतर था दोनों सहेलियों के सोचने में। तो बच्चों, देखा आपने कि केवल बातें करने से, अपनी शौक पूरे करते रहने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। हमें आगे बढ़कर लोगों के सुख दुख में साथ भी देना चाहिए। वही असली इंसानियत है। तो अपनी आंखें, अपने विचार खुले रखिए। जहाँ जिसको आपकी ज़रूरत है वहाँ आगे आइए। यही सब करेंगे तब हमें लगेगा कि हमने जीवन को सफल बनाया है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।